हेलो फ्रेंड, तो अब हम शुरू करेंगे एक मेडिएवल हिस्ट्री का प्लेलिस्ट जो कि मध्यकालीन भारत होगा समाप्त और एंसेंट चल रहा है, मॉडर्न भी चलेगा, मेडिएवल भी अभी शुरू होने जा रहा है और उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री भी चलेगा और फिर मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री तो चलेगा ही और पॉलिटी चल रहा है, इकोनॉमिक भी शुरू होगा। मतलब जितने भी टोटल सब्जेक्ट है यूपीएससी और पीसीएस के लिए वो कंप्लीट होगा यहाँ पे। और आर्ट एंड कल्चर अलग से चलेगा, मतलब हिस्ट्री में 5 पोर्शन होंगे, एंसेंट एंड मेडिएवल 2 हो गए और मॉडर्न, और फिर आप देखेंगे आर्ट एंड कल्चर और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये अलग से चलेगा क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री आप देखिए मेंस में आएगा, तो मेंस में आएगा तो उसको हम बाद में कंप्लीट करेंगे। अभी जो पीटी में जितने भी चीज़ें आती हैं तो वो कंप्लीट कर लेंगे, एंसेंट, मेडिएवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर। और जैसा कि सभी प्लेलिस्ट शुरू होता है तो मैं आपको ये चार्ट दिखाता हूँ। आपको ये जो पेज में क्वेश्चन बना हुआ है, कितना क्वेश्चन का वेटेज है, कौन से क्वेश्चन से ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, तो वो मैं आपको फर्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। तो वही मैं इसमें भी दिखाऊंगा आपको, क्योंकि वो जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिना आप ट्रेंड को जाने अगर तैयारी करते हैं तो बिना दुश्मन के पावर को जाने युद्ध में उतरने जैसा है, तो वो हमें नहीं करना है। पहले हमें देखना है कितना वेटेज है, उस अनुसार हम इस पे टाइम भी देंगे और किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो भी आपको जानना जरूरी होगा। तो ये मेडिएवल हिस्ट्री का प्लेलिस्ट होगा और अरबों के आक्रमण से हम शुरू करेंगे। पहले हम देखेंगे इस्लाम धर्म का उदय होता है और उसके बाद जो अरब आक्रमण होता है, उसके बाद आप देखेंगे कि तुर्की आक्रमण होता है। क्योंकि इस्लाम धर्म का उदय होगा और उसके बाद देखेंगे कि पहले अरबी आएंगे, उसके बाद तुर्कियों का होगा कि जो टर्की ट्राइब रहती है उनका इस्लामीकरण होगा और फिर इस्लाम को फैलाने का उन पर जिम्मेवारी आएगा और फर्दर वो फिर भारत में आएंगे, तो वो भी हम देखेंगे। और भारत पे अरबों का आक्रमण तो पहले जैसा मैंने बताया, और मैप के साथ हम देखेंगे। जो प्लेलिस्ट होगा बिल्कुल मैप के साथ होगा, मैप आपको जानना पड़ेगा क्योंकि बिना मैप के नहीं हो सकता। और आपको सीक्वेंस भी मैं बताऊंगा कैसे कैसे कौन आता है। तो पहले आप अरब आक्रमण होगा, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम, अरब में ही मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आक्रमण करता है और फिर तुर्की में आप देखेंगे सुबुक्तगीन जो रहता है, उसके बाद मोहम्मद गजनबी और उसके बाद मोहम्मद गोरी और उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। तो वहां से हम दिल्ली सल्तनत को देखेंगे। तो ये सब चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। और फिर अरब क्यों आक्रमण कर रहे थे ये हम देख लेंगे और गजनबी एम्पायर के बारे में भी देखेंगे, वो भी आपको पता चलेगा और उसका प्रभाव क्या होता है अरबी आक्रमण का, ये हम देखेंगे। फिर आते हैं तुर्क, और तुर्की आक्रमण करेगा वो हम देखेंगे, जो कि मोहम्मद गजनबी रहता है तो वो 17 बार आक्रमण करेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो उसके आक्रमण रहेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। और फिर मोहम्मद गजनबी, उसके बाद मोहम्मद गोरी होगा, तो मोहम्मद गोरी के बारे में हम देखेंगे। और फिर तुर्की आक्रमण का प्रभाव क्या होता है भारत पे, ये भी आपको जानना होगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर राजपूतों के पतन के बारे में हम देखेंगे। इसमें राजपूतों के पतन के बारे में देख लेंगे। मतलब इतना तो एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो कोशिश करूंगा कि 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। और जो वीडियो का ड्यूरेशन होगा तो वो आप देखेंगे 50 मिनट से लेके 1 घंटे के बीच में रहेगा हर एक वीडियो। और आपका जो मेडिएवल हिस्ट्री का है वो पूरी तरह से कंप्लीट होगा और बिल्कुल क्लास जो होगा वो डिमांड एग्जाम का जैसा है वैसे होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लास होगा, ताकि आप लोगों को हर एक चीजें समझ में आए। ऐसा हमें फैक्ट नहीं याद करनी है, फैक्ट भी होंगे जितने भी एग्जाम में आते हैं, फैक्ट तो एक मैं देख ही दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट भी हम लेते चलेंगे। कोई भी चीजें होगी तो उसकी क्या हो रही है, क्यों हो रही है, क्या प्रभाव है, ये सब जानने का हम कोशिश करेंगे इसमें। और बाकी जो प्लेलिस्ट चल रही है अगर आप देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि कैसे ये क्लास होती है। तो अब ज्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं है, हम ट्रेंड देख लेते हैं और फिर अपने टॉपिकों का शुरुआत करते हैं। और इसमें आप देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत तक तो मैं ले चलूंगा, अभी जो बता दिया। फिर दिल्ली सल्तनत देखेंगे हम, उसके बाद उसका एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी फंक्शन है, जितने भी प्रशासनिक टर्म है वो हम जानने का कोशिश करेंगे। क्योंकि यूपीएससी में आप देखिएगा तो प्रशासन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आर्ट एंड कल्चर वाले से पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और पॉलिटिकल हिस्ट्री से कम क्वेश्चन आता है। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री पे उतना हम फोकस नहीं करेंगे, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें हैं वो मिलेंगी। क्योंकि ये जो प्लेलिस्ट है तो पीसीएस के लिए भी है, तो पीसीएस के लिए है तो उसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा आता है, तो वो आपको पता होनी चाहिए और वो मैं आपको बताऊंगा भी। और क्वेश्चन का भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसा प्रीवियस ईयर में ट्रेंड है क्वेश्चन का और किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो जो टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे, चाहे मैं बताऊंगा कि कहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं और क्वेश्चन आपसे टोटली बनेंगे उसमें। तो जैसा मैंने बताया दिल्ली सल्तनत देख लेंगे और हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, और थोड़ा हम कल्चर थोड़ा देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे, जो कि पीसीएस में आ सकता है। आर्ट एंड कल्चर यूपीएससी में आएगा, वो इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर अलग से यूपीएससी के लिए होगा, लेकिन जो पीसीएस वाली तैयारी करते हैं तो उनका आर्ट एंड कल्चर मैं यहीं पे इंक्लूड कर दूंगा, जो थोड़ा बहुत आता है आर्ट एंड कल्चर से। तो ऐसे हम देखेंगे इसमें। और उसके बाद हम शुरू करेंगे विजयनगर साम्राज्य और सेम प्रोसेस होगा वैसे ही कंप्लीट होगा। फिर बहमनी साम्राज्य, फिर भक्ति एंड सूफी मूवमेंट देखेंगे और जितने भी रीजनल किंगडम है, मालवा, गोलकुंडा, बीजापुर
राजपूताना, ये सब हम उसमें देख लेंगे। मतलब जितने भी रीजनल किंगडम है वो हम देख लेंगे जब टूटते हैं, फिर दिल्ली सल्तनत का पतन होता है तो वहाँ पे हम देख लेंगे। बंगाल भी उसमें आएगा तो वो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा। फिर हम आएंगे अपने मुगल सल्तनत को कंप्लीट करेंगे, और मुगल सल्तनत में भी वही चीज़ें होंगी जैसा कि बाकी टॉपिक कंप्लीट होगा। तो ज़्यादातर प्रशासनिक व्यवस्था पे हम फोकस करेंगे, और टर्मिनोलॉजी जितनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इक्तदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, कैसे सामंती व्यवस्था से दोनों डिफरेंस है, ये सब आपको पता करनी पड़ेगी। और फिर हम देख लेंगे सिख धर्म के बारे में, उसके बाद मराठा के बारे में देख लेंगे, और फिर हम अपने मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में बाकी चीज़ें तो चलेंगे ही, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ऐसे बिल्कुल चलेगा। और ये जो है तो पहले हमें ट्रेंड देख लेना है कि आखिर में एग्जाम का ट्रेंड क्या है हिस्ट्री का। तो पहले आप देख लीजिए कि 2021 में मैं बताता हूँ 27 करंट अफेयर से क्वेश्चन यूपीएससी में, और हिस्ट्री से आपको 20 क्वेश्चन, और ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन, पॉलिटी से 14 क्वेश्चन, और इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन। और फिर आप देखिए कि साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी है उससे 8 क्वेश्चन आए हैं, और इन्वायरमेंट से 11 क्वेश्चन। तो ये ट्रेंड है। तो अब मैं पूरा ट्रेंड नहीं बताऊंगा कि अब कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं आपको बताता ही हूँ। जो प्लेलिस्ट चलता है वहाँ पे सबके बारे में मैंने बताया। तो हम हिस्ट्री का ही देखेंगे। तो हिस्ट्री में आप देखिए 2020 में 20 क्वेश्चन आए हैं, 2019 में 17 क्वेश्चन आए हैं, 2018 में 22 क्वेश्चन आए हैं, 2017 में 14 क्वेश्चन आए हैं, 2016 में आप देखिएगा कि 15 क्वेश्चन आए हैं, 2015 में 17 क्वेश्चन आए हैं, 2014 में 20, 2013 में 16 क्वेश्चन, और 2000 आप देखेंगे कि 12 में आपको 19 क्वेश्चन आए हैं, और 2011 में 11 क्वेश्चन आए हैं। तो ये ट्रेंड है हिस्ट्री का। अब हिस्ट्री में फर्दर 4 पार्ट जैसा मैंने बताया, एंसेंट, मिडिएबल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, ये कुछ हैं। और टोटली क्वेश्चन आप समझिए कि एवरेज 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से, और 20 से 22 क्वेश्चन आएगा तो अब इसमें फर्दर बटा हुआ है। तो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और आर्ट एंड कल्चर से। और एंसेंट मिडिएबल से आप समझिए कि 3 और 4 का एवरेज रहता है। 3-4 एंसेंट इंडिया से आएगा, और 3-4 मिडिएबल हिस्ट्री से आएगा। तो ये ट्रेंड है यूपीएससी का। और आर्ट एंड कल्चर से आप मानिए कि वो आर्ट एंड कल्चर जो है तो वो समझिए एंसेंट इंडिया में इंक्लूड है। तो आर्ट एंड कल्चर वाला जो भी पार्ट अगर पूछेगा तो वो एंसेंट जो प्राचीन हमारा भारत है उससे रिलेटेड ही पूछता है, तो वो ओवरलैप्स करेगा वहाँ पे। तो टोटल आप एंसेंट और आर्ट एंड कल्चर से मान के चलिए कि 8 क्वेश्चन आएंगे, और 8 समझिए कि क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न इंडिया से आएगा। और मिडिएबल से समझिए 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन आप समझ लिए, और 3-4 में ये जो पॉलिटिकल टर्म है इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन होता है। तो ये आपने समझ लिया कुछ टर्म की ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। और जैसा है कि ये मैं जो पीपीटी है फर्स्ट पेज, ये मैं आपको हर एक जो प्लेलिस्ट शुरू होता है उसके पहले दिखाता हूँ। तो वो चीज़ मैं आपको फिर से दिखाऊंगा आने वाली स्लाइडों में। तो अब हम देखेंगे कि इस्लाम धर्म का उदय होता है, और फिर वहाँ से अरबी और तुर्की आक्रमण होता है। तो पहले हमें इस्लाम धर्म के बारे में जानना होगा, तो वही हम देखेंगे इसमें कि कैसे कैसे वहाँ पे सिनेरियो बनता है, और कैसे कैसे यहाँ पे फिर ये लोग मूव करना शुरू करते हैं। पहले अरबी आएंगे, फिर तुर्की आएंगे। तो हमें पहला जो है इसमें हमें यही देखना है कि इस्लाम की उत्पत्ति, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। और यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। आप इस्लामों में देखेंगे बहुत सारा साम्राज्य भी चला है। मतलब साम्राज्य मतलब समझिए कि जो खलीफा पद बनेगा बाद में, जो मोहम्मद साहब की मृत्यु होगी तो अब उनके जो सक्सेसर होंगे वो खलीफा मतलब पद बनता है, क्योंकि सक्सेसर का कोई रूल नहीं रहता है। तो अब बोला जाता है कि आखिर में खलीफा जो मुस्लिम एम्पायर होगा अब उसका मतलब उत्तराधिकारी कौन होगा, तो वही फिर खलीफा पद बनता है। और खलीफा पद को ही लेकर शिया सुन्नी विवाद रहता है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, टोटली चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उस। और दूसरी बात ये है कि अब उसमें भी देखेंगे साम्राज्य चेंज होता है। तो पहले आप देखेंगे कि राशिदुल आते हैं, राशिदुल में बहुत सारे शासक आते हैं। तो समझिए उसमें मतलब वंश चेंज होता है। जैसे मैंने अगर आप एंसेंट इंडिया का वीडियो देखा होगा तो वंश चेंज होते हैं। अब जैसे आप मान लीजिए कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगा, तो दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे गुलाम वंश रहता है। गुलाम पे फिर कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, आराम सा आएगा, उस पर रजिया सुल्तान आएगी, बलबन आएगा। तो उस पर मतलब ये एक तरह के लोग शासन करते हैं। वैसे ही आप देखिएगा कि फिर खिलजी वंश आएगा, खिलजी में जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, तो ये एक ही वंश के रहते हैं। वैसे ही वहाँ पे भी मुस्लिम एम्पायर में चेंज होते रहता है वंश। तो आप देखेंगे राशिदुन आते हैं। राशिदुन आप देखिएगा कि 632 से लेके 661 तक इस्लाम धर्म को फैलाते हैं, मतलब साम्राज्य विस्तार करते हैं। फिर उमैदस आते हैं। उमैदस आप देखेंगे कि फिर 661 से लेके 760 तक शासन करेंगे मतलब इस्लाम धर्म पे, और उसके बाद इस्लाम मतलब साम्राज्य पे। और उसके बाद आप देखिएगा अब्बासिद आएंगे। अब्बासिद 750 से लेके 1258 तक लगभग इनका शासनकाल चलता है। फिर उसके बाद ऑटोमन आएंगे। ऑटोमन को देखिएगा कि 1517 से लेके 1924 तक ये चलेगा, जब तक मुस्तफा जो कमासान खलीफा पद को समाप्त कर देते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो वो
आपको मैं वहाँ पे बताऊँगा। ऐसा माना जाता है ब्रिटिश समाप्त किए थे, लेकिन आप समझिए कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की के जो शासक रहते हैं वो समाप्त कर देते हैं खलीफा पद को। तो वहाँ तक बिल्कुल हिस्ट्री चलती है। तो यहाँ भी वंश चेंज होते रहते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। और आपको ये भी साथ में देखना होगा कि जो हमारे यहाँ पे जब अरबी आक्रमण करते हैं तो वहाँ पे मुस्लिम का शासक कौन रहता है, और फिर आपको जब तुर्की आक्रमण करेंगे तो उस टाइम साम्राज्य में उधर कौन रहता है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो वो मैं आपको मैप के तहत बताऊंगा ही। तो आप समझिए इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे तो ये हजरत मोहम्मद साहब थे। और हजरत मोहम्मद साहब का जन्म देखिएगा 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। और ये जो थे ये कुरैशी कबीले के थे। तो अब समझिए कि जो अरब मतलब आज समझिए जो आज यहाँ पे सऊदी अरब, इराक, सीरिया, ये सब क्षेत्र है, वहीं से इस्लाम धर्म का उदय होता है। और ये जो थे ये कुरैशी कबीले के थे। तो हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपको जानना चाहिए। और इनके पिता का नाम आप देखिएगा कि अब्दुल्ला रहता है और इनकी माता का नाम अमीना रहता है। तो ये इतना फैक्ट जानने की जरूरत नहीं है। तो इनका जब जन्म होता है फिर वहाँ पे आप देखिएगा कि जब ट्राइबल लोग ही रहते थे। अभी आप देखिएगा कि पूरे जगह पे साम्राज्य चल रहा है लेकिन वहाँ पे ट्राइबल चीज़ें चल रही हैं। जैसे आप देखिएगा तो यहाँ पे मगध आ चुका है, मगध समाप्त भी हो चुका है। मगध नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य मतलब समझिए कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद भी आप हिंदी, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, सातवाहन, ये मौर्योत्तर काल में आप देखेंगे। फिर गुप्ता पीरियड आप समझिए कि 350 से 450-500 तक चलता है। तो ये भी इतना बड़ा साम्राज्य बन गया है। वहाँ पे साम्राज्य यहाँ पे गठन हो गया, लेकिन वहाँ पे अभी ट्राइबल जीवन ही चल रहा था। क्योंकि अरब वाले क्षेत्र में आप देखेंगे तो उतना उपजाऊ चीज़ें हैं नहीं, उपजाऊ चीज़ नहीं है तो ज़िंदगी स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा तो फिर साम्राज्य नहीं बनेगा, साम्राज्य नहीं बनेगा तो लोग वही घुमक्कर वाला जीवन वहाँ व्यतीत कर रहे थे। और इसी में इनका जन्म होता है हजरत मोहम्मद साहब का। और वहाँ पे जो था तो ट्राइबल लोग रहते थे कबीलियाई बना के, जैसे आप यहाँ पे कबीला देखेंगे वैसे लोग वहाँ पे रहते थे। और होता क्या था कि ट्राइबल पीपल अपने आप में बहुत लड़ते रहते थे और लड़ते रहते थे। तो एक साथ आप देखेंगे कि आधा ट्राइब ही खत्म हो जाता था, इतना लड़ाई वहाँ पे चलता था। और जब इनका जन्म हुआ तो अब यही इन जो ट्राइबल लोग थे इनको जोड़ना चाहते थे हजरत मोहम्मद साहब, और जोड़ के एक मतलब शांति व्यवस्था कायम करना चाहते थे। और वहाँ पे आप देखिएगा कि लोग हजारों मूर्तियों की पूजा करते थे और हजारों तरह की पूजा पाठ होती थी, ये सब चीज़ें थी वहाँ पे। और लोग मतलब अपने अपने जो ट्राइबल लोग थे अपना कल्चर का फॉलो, अपना धर्म का फॉलो, ऐसा वो मानते थे सब अलग ही हैं। तो इन सब लोगों को वो जोड़ना चाहते थे और जोड़ के फिर जितना ये डर वाला चीज़ें थी उसको ख़त्म करना चाहते थे। लोग बहुत डरे रहते थे, एक बार में ट्राइब लड़ते थे और बहुत लोग मारे जाते थे उसमें ट्राइबल लोग। और इससे हुआ था कि डर का माहौल था, इस वजह से ये सबको जोड़ना चाहते थे। और मेनली वहाँ पे अपना जोड़ के समझिए तो साम्राज्य बनाना चाहते थे। और फिर वो आप देखेंगे अरब वाला क्षेत्र तो वो इम्पोर्टेंट एरिया था भी वहाँ पे, रेड सी के पास आप देखेंगे तो वो उनको कब्जा भी करना चाहते थे। और बगल में आप देखिएगा कि रोमन साम्राज्य भी था, रोमन साम्राज्य था तो फिर रोमनों से ये टैक्स भी लेना चाहते थे। जितना भी व्यापार यहाँ पे होगा आप समझिए कि अब इंडिया से व्यापार होगा, चाहे जो सिल्क रूट था, जो चाइना से सिल्क रूट आप देखेंगे तो सिल्क रूट रोमनों से व्यापार जब होता था तो फिर ये यहीं से गुजरता था। तो इस पे कब्जा करना ये चाहते थे क्योंकि जो पैसा मिलता था वो बट जाता था लोगों में, अलग अलग ट्राइब थी अब अपना कब्जा जमाना चाहती थी। तो ये फिर मतलब एक करना चाहते थे वहाँ पे। जैसे आप देखेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म रहता है तो क्यों उत्पत्ति होता है, क्योंकि वहाँ पे होता क्या है देखिएगा कि उत्तर वैदिक काल के बाद में इतना बलि चढ़ाया जाने लगता है, 1000 जानवर को लगभग समझिए एक बार में बलि चढ़ा दिया जाता था। तो लोगों में मतलब हमेशा डर फैला रहता था। अब हमेशा लोग देख के ये सब चीज़ें अच्छा नहीं लगता था। फिर उसके बाद देखिएगा कि बौद्ध धर्म में इन सब चीज़ों की मनाही रहती है, ये सब जानवर की बलि वगैरह दे इन सब से फिर वैसे। और दूसरा बात ये भी है कि वो व्यापार बढ़ता है वैश्यों का, कृषि का आविष्कार होता है तो कृषि होने लगती है। और कृषि होने लगती है तो फिर वैश्यों को चाहिए व्यापार करना, व्यापार चाहिए करना तो फिर वो शांति वाले ज़िंदगी चाहेंगे। और दूसरी बात है कृषि में बहुत ज़्यादा जानवर की भी ज़रूरत थी तो वहाँ पे अब जानवर तो बलि चढ़ा दिए जाते थे। तो इस वजह से भी बौद्ध धर्म का वहाँ पे उत्पत्ति होता है। वही चीज़ें रहती हैं। धर्म क्या है, धर्म आप समझिए मतलब लोगों के जोड़ने का एक तरीका है। जैसे हिंदू है तो हिंदू धर्म वाले हिंदू धर्म से जुड़ते हैं, मुस्लिम धर्म है तो मुस्लिम धर्म वाले मुस्लिम से जुड़ते हैं। अब आप देखिएगा जब सिख धर्म डेवलप होगा तो फिर मुगलों से परेशान होकर जब वहाँ पे धर्म के नाम पे सभी को इकट्ठा किया जाएगा, इकट्ठा करके आप देखेंगे कि खालसा सेना बनेगी और खालसा सेना फिर युद्ध करेगी बार बार मुगलों से। तो मतलब लोगों को जोड़ने का तरीका है ये। तो वो लोगों को जोड़ते हैं क्योंकि वहाँ पे इतना आप देखेंगे डर फैला रहता है। लोग मतलब सोना जीना उनका हराम रहता है लोगों का, इसलिए रिलीजन बनाया जाता है। वही मोहम्मद साहब करते हैं, इस्लाम धर्म को बनाते हैं ताकि जितने भी ट्राइबल लोग हैं वो जुड़े हैं, ये सब जो डर का माहौल है ख़त्म हो और लोगों का अस्थाई जीवन हो, लोगों के जीवन को बेहतर किया जाए। उसके लिए फिर वहाँ पे साम्राज्य बनेगा, सब पे अधिकार होगा, वहाँ पे इकोनॉमी चलेगी। तो ये मतलब जो बर्बर जीवन है कि इधर उधर भटकना, ये सब बंद हो। और अरब वाला क्षेत्र आप देखेंगे तो वो रेगिस्तान है तो आपको क्या फिर वहाँ पे प्रोडक्शन कुछ हो नहीं रहे हैं तो आपको मेनली डिपेंड रहना है ट्रेड पे। और आज आप
देख रहे हैं कि अरब में तेल निकाला जाता है तो उनकी इकोनॉमी चल रही है। आज भी अगर उनकी जो तेल निकलना बंद हो जाए तो उनकी इकोनॉमी डगमगा जाएगी। तो पहले तेल भी नहीं निकलते थे, तो इस वजह से अब वहाँ पे अस्थायी जीवन लाने के लिए आपको मेनली व्यापार को कंट्रोल करना पड़ेगा। जितना भी व्यापार इंडिया से हो रहा है, जो कि रोमन एम्पायर कर रहा है, फिर यूरोप में जा रहा है। और दूसरा आप देखेंगे कि जो व्यापार है चीन से हो रहा है, तो चीन से भी व्यापार कंट्रोल करने के लिए तो वो आपको मतलब एक वहाँ पे अच्छा और स्थिर शासन बनाना पड़ेगा। वही चीज़ें ये करते हैं ताकि उनसे फिर पैसा वसूला जा सके और वहाँ की व्यवस्था चलाई जा सके सब लोगों को मिला के। अब हम देख लेते हैं इनके बारे में जीवन के। तो इनकी जो पिता की मृत्यु तो जल्दी हो जाती है, फिर जो माता इनकी रहती है उनकी भी मृत्यु 6 वर्ष बाद हो जाती है। और फलस्वरूप इनका जो पालन पोषण रहता है ये चाचा अबू तालिब करते हैं। और फिर इनका शादी जो आप देखिएगा एक विधवा औरत से होती है। ये 25 वर्ष के रहते हैं और जो महिला रहती है वो खतीजा नाम रहता है। उनका उम्र 40 वर्ष रहता है और फिर इनसे उनका शादी होता है। और फिर इनके बहुत सारे लड़के जो बच्चे होते हैं वो पैदा होते हैं, लेकिन एक भी बच्चा इनका जिंदा नहीं रह पाता। एक बेटी रहती है जो कि वो रहती है जिंदा और उसका नाम फातिमा रहता है। और फातिमा का शादी अली से होगा और अली बाद में देखेंगे कि खलीफा बनते हैं। खलीफा मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में पद जो बनता है इनका सक्सेसर का। और इनको अब होती है ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति अब देखेंगे 40 वर्ष के उम्र में होती है। तो एक ये गुफा में जाते हैं और गुफा में एक जिब्राइल नाम का फरिश्ता रहता है, वही इनको सभी चीजें बताता है और ये फिर आके उपदेश देते हैं। वही माना जाता है कि अल्लाह इनको संदेश देते हैं और इनको फैलाना है। और हजरत साहब को मक्का के पास हीरा नामक जो गुफा रहती है उसमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति 40 वर्ष के उम्र में होती है। और फिर जब ज्ञान की प्राप्ति अब जैसे देखेंगे बौद्ध धर्म रहता है, तो बौद्ध धर्म में भी आप देखेंगे कि 6 वर्ष तक गौतम बुद्ध तपस्या करते हैं, फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। वैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है जो कि हीरा नामक गुफा रहती है उसमें। और 40 वर्ष इस टाइम इनका एज हो गया रहता है। और फिर अपने आप को ये बोलते हैं कि मैं नबी हूँ, मतलब पैगम्बर मैं हूँ। और दूसरा ये बोलते हैं कि रसूल, ईश्वर का दूत भी मैं हूँ, ये अपने आप को घोषित कर लेते हैं। और फिर यहाँ से इस्लाम धर्म की स्थापना हो जाती है और शेष जीवन फिर ये अपने ईश्वर के संदेश देने में अपना गुजारते हैं। और फिर जब ये आते हैं वहाँ पे काबा में बहुत सारी मूर्तियाँ रखी रहती है और ट्राइबल लोग अलग अलग तरह के 300 लगभग समझिए देवी देवता है। उसके बाद जो भी चिन्ह होते हैं, चिन्ह काबा में आप देखेंगे काला वो जो चबूतरा है वहाँ पे फॉलो करते रहते हैं और उसकी लोग पूजा करते रहते हैं अलग अलग ट्राइब के लोग। तो फिर जो ये देखते हैं और इससे दुखी हो जाते हैं और दुखी होकर बोलते हैं ये क्या कर रहे हो तुम लोग। तो फिर ये जब इसका विरोध करते हैं तो वहाँ से फिर इनको विरोध का सामना करना पड़ता है और वहाँ से इनको जाना पड़ता है समझिए कि, और मक्का से मदीना में जाना पड़ता है। तो वही मक्का में जो मैंने आपको बताया। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वहीं पे जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो जिब्राइल नाम का जो फरिश्ता रहता है इनको बताता है हर एक चीज़ें उसमें। और फिर वही चीज़ें आके फिर जब ये लोगों को शिक्षा देते हैं तो उसी को कुरान बोलते हैं। तो इनकी जो शिक्षा दी गई है फिर उसको लिख दिया जाता है, उसी को हम कुरान बोलते हैं। इसी में इनकी शिक्षाओं को लिखा गया है। और जब ये एक ईश्वर की बात करते हैं तो आप देखिएगा 610 ईस्वी में पैगंबर को मक्का से मदीना फिर वहाँ से जाना पड़ता है। और इसी दिन इस्लाम धर्म में एक आप देखिएगा कि कैलेंडर चलता है जिसे हिजरी संवत बोलते हैं। तो ये एक कैलेंडर है इस्लाम धर्म का, ये उसी दिन चलता है जब ये मक्का से मदीना चले जाते हैं। तो इतना इनका विरोध होता है। इनका कुरैशी जो कबीला रहता है ये भी इनका विरोध में खड़ा रहता है कि ये कैसी बात कर रहे हैं, मतलब एक अल्लाह की ये बात करते हैं। तो मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। तो मतलब इनके जो कुरैशी कबीले का प्रमुख था वो भी इनसे विरोध में खड़ा हो गया था और इनको यहाँ से जाना पड़ता है, मक्का से मदीना भागते हैं। और फिर वहाँ पे आप देखिएगा सैनिक गठन करेंगे और सैनिक फिर लेके आते हैं और जितने भी ये लोग ट्राइबल लोग हैं उनके प्रमुख को कुचलते हैं, क्योंकि जो प्रमुख रहते हैं वही इन सब बातों को नहीं मानते हैं, नहीं चीज़ें करने देते हैं। तो समझिए जनता तो सपोर्ट में हमेशा रहती है, तो जनता सपोर्ट में इनके रहती है, लेकिन जो प्रमुख कबीले का रहता है वो चीज़ों को नहीं करने देता। जैसे कि आप देखिए मतलब जनता एक नेता को हमेशा ढूंढती है। जैसे आप देखिएगा कि जब गांधी जी आते हैं तो जनता के मन में पहले से तो चीज़ें थी ही कि हमें हमारी ये शोषण कर रहा है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, लेकिन वहाँ पे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। अब रास्ता दिखाने वाला जब गांधी जी आते हैं तो देखिएगा कि कितना ज़्यादा वहाँ पे लोग उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे थी। लोग तो चाहते ही थे कि शांति व्यवस्था बने, लेकिन यहाँ पे दिक्कत थी कि जो कबीले का प्रमुख होता था वो चीज़ें करने नहीं देता था। तो इनको कबीले के प्रमुख के वजह से ही भागना पड़ता है मक्का से मदीना। और फिर ये करते हैं वहाँ पे अब मदीना में सैनिक गठन करते हैं और सैनिक लेके आते हैं। फिर जितने भी कबीले रहते हैं प्रमुख उनको और डालते हैं और उसके बाद जनता का सपोर्ट तो मिल ही जाता है। उसके बाद इनका पूरे तरह से जनता इनको फॉलो करने लगती। और फिर जैसा मैंने बताया हज़रत मोहम्मद साहब का विवाह 25 वर्ष की उम्र में खदीजा से होता है और फिर इनका विधवा से होता है। तो ये पुत्री का नाम फातिमा रहता है और फातिमा जो इनके दामाद रहते हैं उनका नाम अली रहता है। और वही आप देखेंगे अली जो बाद में
खलीफा के पद पे आएंगे, क्योंकि उत्तराधिकारी का कोई नियम नहीं रहता है। तो जो मोहम्मद साहब थे तो उत्तराधिकारी का कोई नियम बना के नहीं गए थे, वही शिया सुन्नी का लड़ाई है, तो वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। और जो देवदूत जिब्राइल ने पैगम्बर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया, और ये इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो जैसा मैंने बताया, एक गुफा में जो जाते थे, हीरा नामक गुफा में, उसमें इनको जिब्राइल फरिश्ता जो रहता है, वो ऐसा माना जाता है कि वो इनको चीजें बताता है, वो फिर आके बाहर में उपदेश देते हैं और उसी को लिख दिया जाता है, उसको हम कुरान बोलते हैं। तो कुरान इनके शिक्षाओं और इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है, ये चीज़ें इसमें थी। और फिर होता है कि हज़रत मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम खलीफाओं ने इस्लाम धर्म बढ़ाने का बेड़ा उठाता है। तो अब सक्सेसर का कोई नियम था नहीं, तो अब जो इनके अनुयायी थे या फिर जो उत्तराधिकारी थे, तो अब इसमें सोचा गया कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा, जो अगला उत्तराधिकारी होगा इनका, क्योंकि इन्होंने तो ऐसा बता के नहीं गया था कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा। तो यही चीज़ें थी यहाँ पे। तो अब दो खेमे में लोग बट जाते हैं। एक तो बोलते हैं कि जो मोहम्मद साहब का मतलब ब्लड रिलेशन है, जिससे उनका मतलब नाता है, संबंधी है, वो खलीफा के पद पे बनेगा। और दूसरा बोलते हैं कि नहीं, जो उनकी शिक्षाओं में और जो उनकी शिक्षाओं को फॉलो करता है, चाहे जो अच्छा है, वो शासक बन सकता है। तो एक मतलब समझिए कि राजशाही है, जैसा कि राजशाही आप पहले देखेंगे, राजा का पुत्र ही राजा होगा। और दूसरा बोलते हैं कि डेमोक्रेसी चलेगी। डेमोक्रेसी मतलब कोई भी चुन के वहाँ पे खलीफा के पद पे बैठ सकता है। तो वही शिया सुन्नी में लड़ाई चल रहा है और आज भी ये चीज़ें चल रहा है। तो ये दो चीज़ों से आप समझ सकते हैं, एक तो राजशाही बोलते हैं चलेगा और दूसरा बोलते हैं नहीं, डेमोक्रेसी चलेगा। यही सिस्टम है वहाँ पे। और शिया जो है ये अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं और इन्हें मोहम्मद साहब का न्याय संबंध उत्तराधिकारी मानते हैं। और अली जो थे ये मोहम्मद साहब के दामाद थे। तो शिया वाले बोलते हैं कि फिर ये राजशाही चलेगा, मतलब जो उनके रिलेटिव है वही खलीफा बनेगा। और सुन्नी वाले बोलते हैं कि जो सुन्ना में विश्वास करते हैं, सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब का जो कथन है उसको सुन्ना ये बोलते हैं, मतलब कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब के जितने भी शिक्षा दी गई है उसको फॉलो करता है और जो अच्छा है वो बन सकता है, खलीफा के पद पे बैठ सकता है। तो यही दो को लेकर लड़ाई चलती है। और आप देखेंगे कभी खलीफा जो है शियाओं के पास जाएगा, कभी सुन्नियों के पास जाएगा, ऐसा चलते रहता है। ये उतना आपको नहीं देखना है इसमें। और इन्होंने फिर इस्लाम की शिक्षाएं दी। तो 5 शिक्षाएं हैं जो कि आपको समझनी चाहिए। एक है कलमा, जिसमें कहा गया है कि सर्वोच्च जो है वो अल्लाह है और पैगंबर का विश्वास होना चाहिए आपको पैगंबर में। और दूसरा फिर इन्होंने बोला नमाज, तो जो नमाज होता है उसको 5 बार आपको पढ़ना चाहिए। फिर ज़कात है, अर्थात ज़कात जो है ये टैक्स है। इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए अब टैक्स भी तो चाहिए, तो टैक्स आपको 2.5% देना होता है। और फिर रमजान रहता है और ये वर्ष में कभी भी किसी भी दिन रोज़ा रख सकते हैं, मतलब ये व्रत है जो फास्टिंग होता है वो है ये। और हज है, अर्थात आपको मक्का की यात्रा करना है। तो ये 5 चीज़ इन्होंने बताया। और मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। मूर्ति पूजा के वजह से ही इनको देखेंगे कि मक्का से मदीना जाना पड़ा था। और इन्होंने एक ईश्वर में विश्वास का बताया और एक ईश्वर को फॉलो फिर इस्लाम धर्म में किया जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे जो खलीफा था, तो उमैयद आते हैं। खलीफा तो पद है, उमैयद या फिर उमैया बोला जाता है। तो उसमें 3 और इसमें 4 मतलब प्रमुख समझिए शासक होंगे जो खलीफा के पद पे बैठेंगे। और लगभग इसी में आप देखेंगे जो अबू बकर आते हैं, उमर आते हैं, उस्मान आते हैं, अली आते हैं। अली आप देखेंगे चौथे जो खलीफा है इनके दामाद ये रहते हैं। तो ये खलीफा पद बनता है और खलीफा पद चलते रहेगा, देखेंगे कि 1924 तक। तो ये आपने समझ लिया। और उसके बाद आप देखेंगे मतलब जो साम्राज्य तो एक ही रहेगा लेकिन वंश बदलते रहेंगे। तो वो भी रशीदुल आते हैं, उमैयद आते हैं। जो उमैयद देखे पहले रशीदुल आएंगे, उमैयद आएंगे, उसके बाद आप देखिएगा कि फिर अब्बासिद आएंगे, उसके बाद ऑटोमन्स आएंगे। तो ये खलीफा तो पद रहेगा, लेकिन जैसे सुल्तान पद है तो सुल्तान पे फिर राजा जो बैठता है उसको सुल्तान बोलते हैं। वही चीज़ें हैं यहाँ पे। खलीफा पद है, उस पर लोग शासन करते रहते हैं। और फिर यहाँ पे आप समझिए कि अब इस्लाम धर्म को फैलाने का ये लोग काम करते हैं खलीफा पद पे बैठ के। और अब इस्लाम धर्म को फैलाया जाएगा। तो ये चारों जो मैंने बताया, अब्बासिद, उमैयद, ऑटोमन्स, ये लोग फैलाएंगे। तो उस टाइम में देखेंगे कि अब्बासिद फैलाते हैं यहाँ पे। जब अरबी आक्रमण होगा तो अब्बासिद उस टाइम शासन करते रहते हैं। और फिर उसके बाद आप देखिएगा कि इस्लाम धर्म कैसे फैलता है। तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे देखना होगा। तो एट द डेथ ऑफ मोहम्मद साहब, तो ये 632 तक आप देखेंगे यहाँ तक अरब वाले क्षेत्र में इस्लाम रहता है, इस क्षेत्र में। और उसके बाद आप देखेंगे आफ्टर द फर्स्ट जो खलीफत रहता है, इसमें आप देखिएगा कि पूरा इस्लाम जो है ये यहाँ तक फैला हुआ है, फैल जाता है। इसके बाद आप ये देखेंगे पर्सिया है, ये सीरिया है, ये इजिप्ट है आज का, ये आर्मेनिया है। और यहाँ पे रहता है ये समझिए ये पूरा ऑटोमन्स एम्पायर रहता है। और इन्हीं को ये धीरे धीरे समाप्त करते हैं, ऑटोमन्स एम्पायर, जिसे बाइजेंटीन एम्पायर भी बोला जाए। तो ये यहाँ पे रहता है। और उसके बाद आप देखेंगे उमैयद जो खलीफा आते हैं
उमायद वंश वाले आप समझ लीजिए, ये पूरी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ तक फैला दिए हैं, ये रेड सी के अगल बगल और ये इधर क्षेत्र में, और उधर के बाद अब देखेंगे भारत में फिर फैलाया जाएगा उसको। और ये रोमन एम्पायर है, रोमन एम्पायर ही यहाँ पे रहता है, उसी को ये लोग समाप्त करके फैलाते हैं पूरी तरह से, और अब वाले क्षेत्र से वहाँ पे। तो ये हमने देख लिया। और फिर इसका प्रचार करते हैं लोग इस्लाम धर्म के, मतलब एक अल्लाह के नाम पे, उसमें लिखा ही गया है कि आपको इस्लाम धर्म फैलाना है। जो भी इस्लाम धर्म को फॉलो नहीं करता आपको फॉलो कराना है उसको, मतलब जो काफिर है उसको इस्लाम धर्म में करना है, एक ईश्वर को मनवाना है आपको। ये चीजें लेके फिर जो आक्रमण शुरू होता है, ये आक्रमण शुरू होना चालू होता है। और फिर देखिएगा अरबी आएंगे, और फिर उसके ऊपर आप देखिएगा ये जैसे हमारा इलाका है, इसके ऊपर ये यहाँ पे टर्की ट्राइब रहती है, उनको भी इस्लाम धर्म कन्वर्ट कराया जाता है, और फिर उनको बेरा मिलता है इस्लाम प्रचार का। वो चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये आपने जान ली, तो मैंने इस्लाम धर्म के बारे में बता दी। अब होगा कि आक्रमण शुरू होगा। अब जब इस्लाम धर्म आ ही गया है तो अब पूरी तरह से, मैंने जैसे कि आपको ऊपर बताया कि इस्लाम धर्म का फैलाना शुरू होता है, और देख रहे हैं कि इस्लाम धर्म ये पूरा जो मध्य एशिया है पूरी तरह से फैल जाता है। ईरान, इराक, अफगानिस्तान सभी जगह फैल जाता है। उधर जो रोमन एम्पायर रहता है उधर भी फैल जाता है, और अफ्रीका में भी पूरा कॉन्टिनेंट में फैल जाता है, समझिए लगभग। तो अब बचता है इधर उधर चीन वाला इलाका, और चीन वाला इलाके के पहले भारत वाला इलाका। तो फिर इधर भी फैलाने का काम किया जाएगा। और बहाने बहुत सारे होंगे लेकिन फैलाने का काम किया जाएगा, तो वही हमें देखना है। और ये 2 फेज में होगा, एक फेज में होगा अरबी आएंगे और दूसरी फेज में टर्की आएंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आक्रमण होगा यहाँ पे। तो भारत पे मुस्लिमों का आक्रमण तो पहला होगा, देखेंगे जब अरबी आएगा, और अरबी में मोहम्मद बिन कासिम आएगा जो 712 AD में आएगा। और उसके बाद आप देखेंगे तुर्की आएंगे, जब तुर्कियों का इस्लामीकरण होगा। देखिएगा कि तुर्की भी जो एक ट्राइबल जनजाति रहती है, और जनजाति रहती है, तो अब जब इस्लाम फैलता है तो ये भी फिर इस्लाम के अनुयायी बनते हैं, मतलब इनका भी इस्लामीकरण होता है। उसके बाद फिर ये बेड़ा उठाते हैं इस्लाम धर्म फैलाने का, और इसके बाद जो होगा ये भी आएंगे भारत में, तो वो भी हमें देखना है। तो अब जो तुर्की के 2 फेज में आक्रमण होगा, तो एक सुबुक्तगीन करेगा और दूसरा मोहम्मद बिन गजनी करेगा। ये एक वंश के होंगे जो कि यामनी वंश होगा। तो अब यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि जो आज ईरान और अफगानिस्तान वाला इलाका है, तो ये पूरा टोटल यहाँ पे गजनी साम्राज्य स्थापित होगा, और इस पे वंश आएंगे। तो एक तो यामनी वंश होगा, और दूसरा फिर आएगा आपका संसवानी या फिर गोरी वंश बोलते हैं। तो उसका जो शासक होगा मोहम्मद बिन गोरी, वो भी आक्रमण करेगा। तो 2 वंश आएंगे, जैसे कि आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में उतने वंश आते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। वही यहाँ पे गजनी जो साम्राज्य रहेगा, तो यहाँ पे 2 वंश आएंगे। तो पहला यामनी वंश रहेगा जो कि उसका शासक सुबुक्तगीन रहेगा, और उसके बाद मोहम्मद गजनवी आक्रमण करेगा जो कि 17 बार आक्रमण करेगा। और उसके बाद वो वंश की समाप्ति हो जाती है, वहाँ पे दूसरा वंश चलने लगता है, यामनी वंश या फिर गोरी वंश बोलते हैं। और उसका जो शासक रहेगा मोहम्मद बिन गोरी, वो आक्रमण करेगा दूसरे टाइम। और मोहम्मद बिन गौरी से ही लड़ाई होगा पृथ्वीराज चौहान का, जो तराइन का प्रथम युद्ध है और तराइन का द्वितीय युद्ध। और उसके बाद चंदावर का भी युद्ध होगा जयचंद से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये 2 फेज में आक्रमण होगा, तो ये मैंने बता दिया। अब पहले फेज में हम अरबी का आक्रमण देखेंगे और दूसरे फेज में तुर्की का। तो अब हम थोड़ा सा मैप देख लेते हैं कि आखिर में जब अरबी का आक्रमण हो रहा था तो यहाँ पे क्या व्यवस्था थी, कौन कौन से शासक इंडिया में थे, ये आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दाहिर का शासनकाल है सिंध वाले इलाके में, और इसी के शासनकाल में आक्रमण होगा। और ये काबुल वाला जो इलाका है, काबुल घाटी, यहाँ पे हिंदू शाही वंश रहता है। और ये पूरे इलाकों में आप देखेंगे गुर्जर प्रतिहारों का शासनकाल रहता है। और यही गुर्जर प्रतिहार टूटेंगे तो राजपूत के छोटे छोटे राजवंश आएंगे, उसमें परमार, तोमर, चौहान, गढ़वाल, सोलंकी, ये शासक आएंगे। और फिर मतलब ये सिनेरियो बन जाता है, समझिए कि जब राजपूत टूट जाते हैं और उधर टर्की ट्राइब भी आ जाती है, वो बर्बर जनजाति रहती है, उसका इस्लामीकरण होता है। तो जब वो आएंगे यहाँ पे तो देखेंगे कि यहाँ पे अब शासन क्यों ना एस्टेब्लिश कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे ईजी था इधर वाले इलाकों में शासन करना। उधर आप बढ़ते थे तो उधर खलीफा का प्रभाव था, और मुस्लिम मतलब साम्राज्य था तो वो काफ़ी मजबूत था। और मुस्लिम साम्राज्य तो ये भी था, लेकिन ये अपने इंडिपेंडेंट की घोषणा कर लिए रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी देखेंगे भारत वाले इलाकों में जब भी सेंटर कमजोर होता है तो अपने अपने ये लोग जो प्रांत रहता है इंडिपेंडेंट की घोषणा कर देते हैं। वही चीज वहाँ भी होते रहता है। तो ये जो गजनी साम्राज्य की स्थापना होगी तो वो अपना इंडिपेंडेंट की ही घोषणा करेंगे खलीफा से। तो वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ये गुर्जर प्रतिहार रहते हैं, और ये जब आता है तो देखता है गुर्जर प्रतिहार टूट चुके हैं और छोटे छोटे राजवंश में ये लोग बट गए रहते हैं राजपूत, तो उनके लिए शासन करना आसान रहता है। जैसे कि आप ये भी देखेंगे, अब जो आता है आक्रमणकारी वो ये सोच के नहीं आता है कि यहाँ पे शासन करना है। आप तुर्कियों का देखेंगे, उसके बाद बाबर भी आएगा तो उसको ये नहीं मन आंसा रहता है कि यहाँ पे शासन या स्थापित करेगा। वो शुरू में लूटने के लिए ही आता है, और लूटने के लिए क्योंकि उनका आप देखिएगा तो उधर पश्चिम वाले तरफ में युद्ध
चलते रहता था, जो भी शासक होता था तो ये सोचता था कि भारत में आओ, यहाँ से पैसा लूटो और फिर वो पैसा को यूज करो वहाँ पे युद्ध लड़ने के लिए। तो ये करके, लेकिन यहाँ पे आके देखते हैं व्यवस्था कि यहाँ पे तो अव्यवस्था फैली हुई है, तो यहाँ पे शासन करना ही ईजी है कि उधर लड़ाई करो, यहाँ पे शांति जिंदगी बीत सकती है। तो अंग्रेज भी जब आते हैं तो उनका ये मनसा नहीं रहता है, जब आप देखेंगे वो व्यापार करने आते हैं, लेकिन यहाँ पे आके देखते हैं वो अपना व्यापार करते रहते हैं। बहुत मतलब समझिए कि वो बहुत मुश्किल से अपना शासन हाथ में लिए हैं, जब उनको नहीं व्यापार हो पाता है तब लिए हैं, युद्ध किए हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी अव्यवस्था फैली थी, मतलब इतने छोटे छोटे राज्यों में बटा था। उनका शुरू में मनसा नहीं था कि यहाँ पे शासन अपना करना, वो अपना व्यापार करते थे, लेकिन ऐसा सिनेरियो बनता था यहाँ पे कि यहाँ पे लगता था कि इजी करना है शासन व्यापार करने से। तो वही चीज़ें होती हैं, वो आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे अव्यवस्था फैली है, यहाँ पे हम आराम से शासन अपना स्थापित कर सकते हैं और फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना वहाँ पे होगी। और यहाँ पे देखेंगे कि चालुक्य रहते हैं वंश, विजयादित्य इसका शासन रहता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पाल वंश चल रहा है और यहाँ पे नेपाल में अलग शासक चल रहा है और कन्नौज वाले पे अर्जुन का शासन काल है और कश्मीर में भी प्रतापदित्य शासन कर रहे हैं। तो ये आपने देख लिया मैप। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे आक्रमण होता है यहाँ, और हमें पता कैसे चलती है, तो सोर्स भी होना चाहिए कि अब जो अरबी आक्रमण कर रहे हैं तो अरबी का इस्लामीकरण हुआ और इस्लाम फैलाने का इन पे जिम्मा तो था ही, जो भी उधर थे। तो अब इनको इस्लाम फैलाने के लिए भारत बचा था तो इधर आना था, और भी कारण थे जो मैं आपको बताऊंगा। तो कारण में हम देखेंगे कि क्यों आक्रमण हो रहे थे। तो पहला है कि हमें पता चलती है जब अरब आक्रमण होता है तो सिंध जो विजय है, सिंध वाला इलाका आप देख रहे हैं जो कि आज पंजाब है, तो उसका विस्तृत जो विवरण है तो वो चचनामा में लिखी गई है सिंध विजय के बारे में, और फतूह अल बलदान बुक है, ये 2 बुक है, इससे हमें पता चलती है कि उन्होंने सिंध विजय किया था। तो ये बुक है, इससे पता चलती है कि सिंध विजय अरबों द्वारा किया गया था। तो इससे हमें पता चलती है कि पहला मुस्लिम आक्रमण यहाँ पे हुआ है। और उतना हमें नहीं देखनी है, मेन चीज़ों को हम इसमें देखेंगे, मेन जो पॉइंट है वो मैं आपको बताऊंगा। डिटेल में उतना जाने की जरूरत नहीं, उतना क्वेश्चन डिटेल में यहाँ से नहीं आता, जो क्वेश्चन डिटेल में आता है वो मैं वहाँ पे फोकस करूंगा कि ज़्यादा डिटेल में बताने। तो पहले, इससे पहले आप देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम तो सफल आक्रमण करता है, लेकिन उससे पहले भी अब्दुल्ला नाम का यात्री रहता है और ये सिंध पे आक्रमण करता है 711 ईस्वी में, किंतु ये मारा जाता है। तो सिंध के राजा दाहिर हैं, इनके द्वारा ये मारा जाता है। जो अब्दुल्ला रहता है उसके नेतृत्व में किया जाता है आक्रमण, लेकिन दाहिर का सिंध में शासन रहता है, लेकिन ये मारा जाता है। तो इसके बाद मतलब ये सफल आक्रमण नहीं रहता है। तो दूसरा जो सफल आक्रमण होगा ये मोहम्मद बिन कासिम करेगा, और ये आक्रमण करता है 712 ईस्वी में। जो खलीफा अल हजाज रहता है उसी का भतीजा और दामाद ये रहता है, और कासिम को भारत पर आक्रमण का आदेश देता है। तो अब हम थोड़ा सा कारण जान लेते हैं कि आखिर में ये आक्रमण क्यों कर रहे हैं। तो ये कारण, वैसे कारण नीचे भी है, तो मैं कारण आपको नीचे वाले स्लाइड में बता दूंगा। तो ये पहली बार बोलता है कि आक्रमण करो भारत पे। अल हजाज जो रहता है, ये मान लीजिए अब जो मुस्लिम साम्राज्य, तो ये मान लीजिए पूरा मुस्लिम साम्राज्य है वहाँ पे जो अरब से उत्पन्न हुए हैं, और इनका भी स्टेट में फर्दर ये बटे होते थे स्टेट में, और इनका शासन कौन देखता था, ये गवर्नर देखते थे। तो यही गवर्नर एक रहता है अल हजाज जो रहता है, और इसको आप कहीं कहीं खलीफा के नाम से भी सुनिएगा कि रहता है। ये गवर्नर रहता है और यही बोलता है, आदेश देता है मोहम्मद बिन कासिम को कि तुम आक्रमण करो भारत पे। तो ये अल हजाज से अनुमति लेके आक्रमण करता है ये, तो यही रहता है। और फिर यही आप देखेंगे जो ये आप समझिए कि प्रांत का गवर्नर रहता है, यही फिर अपने इंडिपेंडेंट की भी घोषणा कर लेते हैं लोग। वही आप देखिएगा कि बाद में गजनबी साम्राज्य की स्थापना होगी, एक छोटा सा इलाका लेके वो अपना शुरू करेगा, अल्पगीन जो रहेगा, और बाद में आप देखिएगा पूरी तरह से वहाँ पे इंडिपेंडेंट की घोषणा करके पूरी तरह से गजनी साम्राज्य ही बना लेता है, और ये बिल्कुल मुस्लिम से अलग रहता है। और ये आप देखिएगा कि मुस्लिम जो साम्राज्य उधर खलीफा का चल रहा है उससे भी युद्ध करेगा, और इधर भारत तरफ भी युद्ध करेगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसा व्यवस्था समझ लिया, जैसा कि ये व्यवस्था हर एक जगह चलता था। जो प्रांत का शासन था वो भी चलाना इंपॉर्टेंट है, तो प्रांत का गवर्नर होता था और वही बाद में इंडिपेंडेंट साम्राज्य की स्थापना कर देता था। तो वही हमें देखना है, और ये सभी जगह चला है। जैसे कि आप देखेंगे कि जब दिल्ली सल्तनत कमज़ोर होता है तो छोटे छोटे वहाँ पे राजवंश आते हैं, और फिर जो मुगल भी कमज़ोर होंगे तो आएंगे, और उसके पहले गुप्ता भी कमज़ोर हुए हैं तो आए हैं, और उसके पहले आप देखेंगे कि जब मौर्य साम्राज्य कमज़ोर हुआ है तब भी आए हैं। तो ये बिल्कुल सीक्वेंस है और ये चलते हैं। तो ये आपने देख लिया। तो जो फिर ये आक्रमण करता है जब ये मोहम्मद बिन कासिम, तो देवल का जो बंदरगाह रहता था और यहीं पे दाहिर का शासन काल है, तो ये भयभीत या फिर ये मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे वाले इलाकों में चला जाता है कि उधर जब बढ़ेगा तो ये युद्ध करेंगे, तो बंदरगाह तरफ वाले इलाकों को ये छोड़ देता है ताकि ये नौसेना से भी आते हैं लोग और फिर ज़मीनी मार्ग से भी आते हैं, तो दोनों तरफ से लड़ना इसके लिए मुश्किल था। तो ये सोच रहा था कि ज़मीनी तरफ से ही हम लड़ेंगे, तो ये दूसरे वाले इलाकों में चला जाता है। सिंध के पश्चिम क्षेत्र को छोड़ के पूर्वी इलाकों में चला जाता है।
रहता है प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बहुत सारा इतिहास में ये भी लिखा गया है कि ये भाग जाता है। और ये समझिए यहाँ पे मतलब सैनिक 50,000 करीब ये लेके आता है और इसको बहुत सारे मतलब लोग मदद करते हैं। अब इस्लाम फैलाना है तो लोग भी तो मदद करेंगे। तो इसमें देखिएगा कि सीरिया के जो रहते हैं वो 60 घुड़सवार देते हैं, ऊँट भी देते हैं। बैक्टीरिया वाले इलाकों से भी जहाँ पे गवर्नर रहता है वो भी समझिए इसको 3000 घुड़सवार देता है। लगभग ये समझिए कि 50,000 सैनिक का स्ट्रेंथ लेके आक्रमण करता है। बहुत सारा जो वहाँ का लोग रहता है वो इसको मदद करता है, अपना अपना सैनिक देता है। तो गवर्नर जो होते थे वो सैनिक भी रखते थे, जैसा कि इक़्तिदारी व्यवस्था में देखिएगा कि सैनिक रखेंगे, मनसबदारी व्यवस्था भी वही सैनिक प्रथा थी, सामंतवादी भी सैनिक व्यवस्थाएं थी। तो इसको बहुत जगह से सैनिक मिल जाता है, अच्छा खासा सैनिक मिल जाता है 50,000 का, और फिर ये आक्रमण करता है। और अब ये जो सिंध वाला इलाका जीत लेता है तो अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कराता है, मतलब कत्लेआम कराता है। जितने भी 17 साल से ऊपर के युवा रहते हैं उनका मार दिया जाता है यहाँ पे। और दूसरा बात है कि जितने भी बर्बरता करनी होती है ये लोग करते हैं। मतलब बर्बरता करने का उस टाइम आप यही रीजन था कि डर फैलाया जाता था, डर फैलाओ उसके बाद इस्लाम धर्म में तुम खुद ही आओगे, तो वो किया जाता है। और 3 दिन तक लगभग लूटा जाता है वहाँ पे, और कत्लेआम 3 दिन तक चलता है। और स्त्रियों को भी गुलाम बनाया जाता है। और वहीं पे आप देखिए कि राजा दाहिर की जो पत्नी रहती हैं वो जोहर कर लेती, और यहाँ पे ये जोहर कर लेती हैं। तो जोहर प्रथा आप देखिएगा कि जब से मतलब ये आए हैं मुस्लिम आक्रमण तभी से शुरू होता है। क्योंकि अब पहले युद्ध होता था तो भारतीय शासक जब अपने आप में युद्ध करते थे, जैसे राजपूत लड़ रहा है तो उनका युद्ध बस युद्ध के मैदान तक होता था। लेकिन इनका जो युद्ध होगा तो वो वहाँ पे स्त्रियों को बंधक बनाएंगे, सैनिकों को वासना के लिए देंगे। तो फिर उसमें ये प्रचलन शुरू होता है कि जब भी युद्ध में राजा हारने लगता था तो जितनी भी वंश की स्त्रियां हैं वो जोहर प्रथा कर लेती थी, क्योंकि अपना इज्जत देने से अच्छा है कि वहाँ पे जल के मर जाओ। तो मेडिएवल हिस्ट्री में आप देखेंगे तो उस टाइम स्वाभिमान ये सब चीज़ें बहुत आगे थी, तो इस वजह से ये प्रथा शुरू होती है। कन्याओं में देखिएगा कि राजपूतों में छोटी उम्र में शादी करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नज़र में ना आए, मुस्लिम शासकों के नज़र में ना आए उनकी जो छोटी लड़कियाँ हैं, तो ये प्रथा शुरू होती है। और यहाँ पे आप ये भी देखिएगा कि दूसरा होता है सिंध को जीतने के बाद ये बढ़ता है मुल्तान की तरफ, और मुल्तान को भी जीतता है। और ये इसकी आखिरी विजय होती है, अंतिम विजय होती है। और ये इसमें इसके मृत्यु का 2 अवधारणाएं हैं, 2 कारण बताए गए हैं मृत्यु के कि क्यों मृत्यु हो जाती है। और मैं ये भी बताऊंगा कि इससे पहले भी आक्रमण हुए रहते हैं लेकिन वो सक्सेस नहीं रहते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको कारण बताऊंगा कि आखिर अरबी आक्रमण क्यों कर रहे हैं। और वही कारण हम तुर्की में भी यूज करेंगे जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो तुर्की में भी वही सेम रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। वो मैं आपको जब तुर्की आक्रमण के बारे में बताऊंगा तो वहाँ पे हम देखेंगे। तो अब ये हम देख लेते हैं कि इसकी मृत्यु का क्या 2 कहानी प्रचलन में है, ये कहानी आपको जान लेनी चाहिए। तो प्रथम जो है ये प्रथम मतलब ये 2 जो अवधारणाएं हैं, तो प्रथम आप अवधारणा देखेंगे जो ये राजा दाहिर रहता है तो इसकी 2 पुत्रियां भी रहती हैं। 2 पुत्रियां आप देखेंगे उनका नाम सूर्य देवी और परमा देवी रहता है। और ये अपने पिता का बदला लेना चाहती हैं और इनको फिर ये क्या करता है कि ये खलीफा के वासना के लिए इनको बंदी बना के ले जाता है और ले जाके फिर देता है जब खलीफा के वासना के लिए। तो ये इनकी पुत्री चाल चलती है वहाँ पे और बोलती है कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम है तो इनके सतीत्वों को पहले ही नष्ट कर चुका है, मतलब इनके जो कौमार्ग हैं उनको नष्ट कर चुका है और आपको मतलब समझिए जूठा खाना दे रहा है खाने के लिए। तो फिर वहाँ पे खलीफा गुस्सा हो जाता है और फिर आदेश देता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम है उसको पकड़ के लाओ और बेल के खाल में उसको लपेट के लाओ। और फिर उसको बेल के खाल में लपेट के लाया जाता है तो उसकी मृत्यु उसी में हो गई रहती है। तो एक कहानी ये प्रचलित है कि ऐसे इसकी मृत्यु होती है और फिर बाद में जो इनकी दाहिर की पुत्री दोनों रहती है तो ये स्वीकार भी करती हैं कि इन्होंने झूठ बोला है और फिर इसका सजा देता है खलीफा और इनको घोड़े की पूंछ में बंधवा के फिर घसीटवा के इनकी मृत्यु करा देता है। तो ये एक प्रचलन है। और दूसरा प्रचलन है कि फिर दूसरा खलीफा बनता है सुलेमान और सुलेमान फिर जो रहता है वो अल हजाज से असंतुष्ट रहता है और अल हजाज तो समझिए कि उसकी मृत्यु हो गई रहती है और उसी के शासनकाल में इसको भेजा गया रहता है और सबसे माना जाता है कि यही निकटतम रहता है उसके अल हजाज के। तो फिर इसी को करता है सजा देने के लिए इसकी हत्या करा देता है। तो ये भी एक प्रचलन है कि दूसरा खलीफा आता है और वो अल हजाज से चिढ़ता था, इस वजह से अल हजाज तो मर गया रहता है लेकिन इसी की हत्या फिर वो करा देता है। तो ये दूसरा कारण है। तो ये आपने जान लिया कि कैसे आक्रमण हुआ इसका मोहम्मद बिन कासिम का। और मोहम्मद बिन कासिम का ये समझिए ज़्यादातर इलाकों में ये आया नहीं, तो आप समझिए कि पूरे तरह से भारत में तो अंदर आया नहीं है, ये सिंध वाले इलाकों में ही आया है। तो प्रभाव भी ज़्यादा नहीं होगा। तो मैं प्रभाव अभी बता दूंगा आपको कि क्या क्या प्रभाव होते हैं, लेकिन जब तुर्की आक्रमण करेंगे तो फिर उनका प्रभाव अच्छे से देखना होगा। तुर्की आक्रमण में मैं आपको ये भी बताऊंगा जब तुर्की आक्रमण, तो ये जब 17 बार आक्रमण होगा तो वो हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जानेंगे यहाँ पे। और दूसरी बात है कि फिर मोहम्मद बिन गोरी का आक्रमण होगा वो भी आपको जानना होगा और तुर्की आक्रमण का प्रभाव क्या होता है। फिर जो राजपूत राजवंश उस टाइम चलते रहते हैं तो उनका डिक्लाइन का कारण भी हम देखेंगे कि क्यों डिक्लाइन हो जाते हैं। तो ये कुछ फेज में हम देखेंगे, तो ये दूसरी वीडियो में आएगा, लेकिन इस वीडियो में हम देख लेंगे अभी अरबों के भारत आक्रमण का आखिर में कारण क्या था, ये भी आपको जानना जरूरी होगा। और कारण सेम ही रहेगा, जब
तुर्की आक्रमण बताऊंगा तो वही कारण रहेगा, कारण कोई चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि कुछ ही साल बाद आक्रमण हो रहा है और सेम ही परिस्थिति और सेम ही जगह से वो भी आक्रमण कर रहे हैं, तो कारण ज़्यादा चेंज नहीं होगा, उसमें हम प्रभाव देखेंगे और वही प्रभाव आप इसमें भी देख सकते हैं। तो यही होगा। तो पहला आप धार्मिक और राजनीतिक आर्थिक दृष्टि से संप्रेरित था, तो समझिए धर्म को फैलाना था, ये तो पहला कारण था इनको कि अब धर्म चारों तरफ फैल ही गया, इस्लाम धर्म तो यहाँ भी फैलाना है और भारत को फिर यहाँ पे हिंदुओं का डोमिनेशन था, तो ये तो कारण था ही। और दूसरा था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण साम्राज्य विस्तार करने के लिए, तो साम्राज्य विस्तार करना है, वो टेंडेंसी चलती ही थी, मतलब जो भी साम्राज्य था कि साम्राज्य विस्तार करना है तो वो एक लेके आते हैं। और तीसरा कारण आर्थिक कारण है। अब जो भी वहाँ पे गवर्नर रहता था उस इलाकों में, वो सोचता था कि यहाँ से कुछ पैसा है, और सबको पता था कि भारत में पैसा है तो यहाँ से कुछ पैसा है और फिर हम अपने स्वतंत्रता की घोषणा करके वहाँ पे अपना शासन एक मतलब साम्राज्य ही बना ले। तो इसके लिए भी आक्रमण होते रहते थे और इधर वाले जो सटे होते थे स्टेट वो आक्रमण करते थे मुस्लिम स्टेट। तो यही होता था। 3 ये कारण है, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण है। और अब हम कारण में देख लेते हैं। तो पहला इस्लाम धर्म का प्रचार करना था और सही, और ये खलीफाओं का प्रमुख उद्देश्य था। तो जो भी अब समझिएगा कि दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश भी हो जाएगा तो समझिए, और वहाँ तक भी खलीफाओं से हमेशा दबाव बना रहता था, उनका शासन भी चल रहा है तो हमेशा की कन्वर्ट कराओ। तो वो मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा कि हमेशा जो सुल्तान रहता था उस पर दबाव रहता था कि अब संख्या बढ़ाओ, लेकिन हो नहीं पाता। अब हो क्यों नहीं पाता, आप ये समझिए कि इस टाइम जो था, ये समझिए गुर्जर प्रतिहारों का शासनकाल था। तो मैंने बताया कि गुर्जर प्रतिहार जब टूटते हैं तो छोटे छोटे फिर राजपूत राजवंश आते हैं। तो अरबियों का तब तक हिम्मत नहीं हुआ जब तक गुर्जर प्रतिहार थे कि वो वहाँ पे हरा के पूरा तरह से भारत में एंटर हो जाए। लेकिन जब आप देखिए गुर्जर प्रतिहार इधर टूटते हैं और उधर जब टर्कियों का फिर इस्लामीकरण होगा और वहाँ पे गजनी साम्राज्य की स्थापना होगी, तो ये बिल्कुल सिनेरियो बन जाता है। इधर तो गुर्जर प्रतिहार टूट जाते हैं और उधर जो गजनबी साम्राज्य है वो स्थापना हो जाएगा, और बिल्कुल ये मतलब समझिए उनके लायक परिस्थिति बन जाती है जब आते हैं तो यहाँ पे हमला करने की। लेकिन जब तक गुर्जर प्रतिहार थे, हिंदुशाही रहते हैं, हिंदुशाही काबुल वाले इलाकों में, तब तक अरबियों का मतलब ये बिल्कुल पावर नहीं होता है कि वो आक्रमण करते हैं। हिंदुशाही उधर से भी अगर ऊपर वाले इलाकों से आक्रमण करते हैं ये लोग, तो फिर जो गुर्जर प्रतिहार रहते हैं हिंदुशाही की मदद कर देते हैं और फिर इनको बुरी तरह से हारना पड़ता है। तो ये भी मैं बताऊंगा कि इससे पहले कितने बार हार हो चुका है, जब मैं आपको बताऊंगा कि पिछली पराजय का ये बदला लेना चाहते थे। और जब देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार धीरे धीरे कमजोर होने लगे, तब इनका आक्रमण बढ़ जाता है। और ये आक्रमण तुर्की टाइम में तो पूरा गुर्जर प्रतिहार टूट ही जाएगा, उसके बाद ये आक्रमण करता है। तब भी आप देखेंगे जो चौहान वंश रहता है वो भी टक्कर पूरा देता है। तराइन के प्रथम युद्ध में इनको हराता भी है और दूसरे युद्ध में भी हरा देता, लेकिन वो उस टाइम कुछ अलग सिनेरियो बनती है और ये लोग अपना इजी वे में कुछ ले लेते हैं टर्कियों को। तो ये मैं आपको बताऊंगा उस टाइम। तो ये प्रमुख उद्देश्य रहता है इस्लाम को फैलाना, और आप देख रहे हैं इस्लाम चारों तरफ फैल गया। और इसी को फैलाने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे जब आते हैं तो ये लोग मूर्ति और मंदिरों को लूटते हैं, क्योंकि मंदिरों को तोड़िएगा लूटिएगा वही मेन होता है। और ये मंदिरों से चीरते भी थे। इस्लाम में एक मतलब अल्लाह को माना जाता है, और ये लोग यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारी मूर्ति पूजा हो रही है, तो इससे ये चीर के फिर इसको तोड़ते हैं। तो ये होता है। और दूसरा फिर आप देखेंगे अरबी व्यापारी मालाबार के समुद्र तट पर आके बस गए हैं। तो होता क्या है, जब इस्लाम धर्म फैलता है तो अब जितने भी अरबी व्यापारी होते हैं वहाँ पे इस्लाम धर्म तलवार के दम पे भी स्वीकार कराया जाता था और बोल के भी कराया जाता था। तो व्यापारी जो होते हैं ये मुल्तान वाले इलाकों में आकर बसते हैं, और जब मुल्तान वाले इलाकों में आकर बसते हैं तो फिर देखते हैं हाल से कि भारत मतलब कितना संपूर्ण है, कितना ज़्यादा ट्रेड, और उनको इतना ट्रेड व्यापार में मुनाफा होता था कि समझिए मत। फिर उसका लोभ ये वहाँ पे बताते हैं। अब अरब के हैं तो वहाँ से भागे हैं, तो ऐसा नहीं है कि घर नहीं जा सकते, और घर जब जाते थे अपने व्यापार मतलब ख़त्म जब होता था छुट्टी में, जैसे लोग घर जाता है तो घर जाते हैं तो वहाँ पे फिर बताते थे कि कितना संपन्न है देश, कितना व्यापार में मुनाफा होता है। इसकी पैसा की अपार मतलब संपत्ति के लिए भी आक्रमण किया जाता है। अब वहाँ पे देखिएगा तो अरब वाले क्षेत्र में ज़्यादा कुछ उपजाऊ होता नहीं था, और पहले जितने भी इकोनॉमी चलते थे वो कृषि पे चलते थे, और कृषि यहाँ पे बहुत उपजाऊ थी और व्यापार होता ही था यहाँ पे। जितना भी रेशम का व्यापार, कपड़ों का व्यापार और भी चीज़ों का व्यापार चलता था, तो इससे फायदा बहुत ज़्यादा होता था। साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से भी आक्रमण किया, तो साम्राज्य में वृद्धि करना था, साम्राज्य को भी फैलाना था। जैसे मैंने बताया, ये मैप में आप थोड़ा सा देखिए, ये पूरे इलाकों में समझिए कि फैल गया है। ये ऊपर वाले, फिर इधर अफ्रीका वाले, और ये बचा कौन सा है आपका भारत वाला इलाका। तो इधर भी तो साम्राज्य फैलाना है इनका, जो मुस्लिमों का। तो मुस्लिम इधर भी साम्राज्य फैलाने के लिए फिर आक्रमण कराते हैं बार बार, और आक्रमण इनका शुरू होता है। यहाँ पे भी वो मतलब पूरे जहाँ तक वो सोचते थे कि जानते हैं इलाकों को, वहाँ तक इस्लाम धर्म को फैलाना है। तो फिर यहाँ से आक्रमण होता है, और अरबी यहाँ पे इसलिए बार बार आक्रमण करते हैं। उसके बाद जब तुर्कियों का देखिएगा तो वो भी बार बार आक्रमण करेंगे, और फिर है पिछली पराजय का बदला लेते थे। तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब इनका पहला आक्रमण था, पीछे भी बहुत आक्रमण हो चुके होते हैं।
तो प्रथम जो इनका आक्रमण देखिएगा तो 636 से लेकर 37 में चलता है और बम्बई के निकट में ये थाना नाम का एक इलाका रहता है, वहाँ पे ये भेजते हैं पहले, लेकिन ये अभियान इनका असफल रहता है। फिर आप देखिएगा कि अब्दुल्ला बिन उमर आता है 644 ईस्वी में स्थल मार्ग से मकरान वाले इलाकों में, लेकिन ये भी आक्रमण इनका असफल रहता है और इन पे यहाँ पे तो इनकी पराजय होती है और फिर इनको भागना पड़ता है कैसे भी जान बचा के, तो ये हुआ रहता है। और तीसरा आप 659 ईस्वी में भी देखते हैं अभियान करता है ये लोग, लेकिन असफल रहता है। और उसके बाद चौथा आक्रमण भी हुआ रहता है 664 में मुल्तान के खिलाफ, वहाँ से भी इनको भागना पड़ता है। तो पहले आक्रमण हुए रहते हैं, तो पहले की पराजय हुए रहती है, इसे ये चिरे रहते हैं, हमेशा से पराजय इनकी होते आ रही थी। तो पहले मैं बता दूं, जब गुर्जर प्रतिहार थे तो उस टाइम बहुत मजबूत थे अपने आप में गुर्जर प्रतिहार, पूरे मतलब समझिए मध्य जो इंडिया वाला मिडिल वाला इलाका है पूरे पे उनका राज्य था और बहुत मजबूत थे। और राजपूत लड़ाकू थे तो जान देने से वहाँ पे नहीं डरते थे, सामने के युद्ध में उनको हराना बहुत मुश्किल था और ये लोग हरा नहीं पाते थे। तो अभी मैं बताऊंगा कि कैसे पीछे से वार करके वहाँ पे युद्ध इनके द्वारा जीता जाता है। और लास्ट जो कारण रहता है, इसी बीच जो सिंध के देवल बंदरगाह के पास लुटेरों ने जहाज को लूट लिया। तो अब ये श्रीलंका से फिर खलीफा के लिए भेंट जा रहा था, गिफ्ट जा रहा था, समझिए भेंट। उसमें भेंट में समझिए अनाथ जो युवतियाँ होती थी, लड़कियाँ जा रही थी और कुछ उपहार भी जा रहा था उनके लिए। और सिंध पे किसका शासनकाल था? राजा दाहिर का। और उसी इलाकों से नौकाओं से जा रहा था उधर गुजरात होके, अरब वाले क्षेत्र में जाना है तो आपको जाना पड़ेगा वैसे। तो लुटेरे कुछ लूट लेते हैं और फिर वहाँ पे अल हजाज जो रहता है, जिसने भेजा था मोहम्मद बिन कासिम को, वो बोलता है कि ये तुम्हारे इलाके से लूट हुआ है तो तुम इसका भरपाई करो, चाहे फिर पता करो। तो ये बोलता है कि लुटेरे हमारे बस में थोड़े ही हैं, तुम्हें जो करना है कर लो। फिर वही जाके फिर वो चिढ़ जाता है और आक्रमण कराता है। और पहले तो आक्रमण कराता है अब्दुल्ला जो मैंने बताया उसके नेतृत्व में, लेकिन अब्दुल्ला को जो सिंध का दाहिर रहता है वो मरवा देता है समझिए। फिर दूसरा नेतृत्व बनाता है और बहुत जगह से सपोर्ट भी लेता है सैनिकों से, जैसा मैंने बताया। सपोर्ट लेके फिर भेजता है दूसरा कासिम को, तब जाके ये अभियान में सफल होता है। और ये दामाद भी रहता है, अल हजाज का माना जाता है, दामाद भतीजा उनमें मतलब रिलेशन में शादी होता है, तो ये होता है। और ये यहाँ पे इनको हार का सामना करना पड़ता है राजा दाहिर को। तो ये मैंने बता दिया आपको अरब आक्रमण के बारे में। और अब मैंने मोहम्मद बिन कासिम को बता दिया आपको, और उबैदुल्ला भी रहता है। और कारण क्या रहता है अरबियों का आक्रमण का? क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन कुछ हो नहीं रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो अब इधर वाले इलाकों में बढ़ना ज़्यादा मुश्किल है। और जो गवर्नर रहते थे तो आराम से अपना इधर आते थे, लूटपाट मचा के, कुछ पैसा आ गया तो उनके अब भोग विलास के लिए सही है, तो इधर आक्रमण करते रहते थे। और मैंने बताया जैसा कि भारत में अब उपजाऊ ज़मीन है, तो यहाँ पे उपजाऊ ज़मीन है। इससे पहले इकोनॉमी का पूरा जो साधन होता था वो कृषि में होता था, कृषि से ही टैक्स मिलता था। ये आज आप इंडस्ट्री देख रहे हैं, ये चीज़ें। और कृषि है तो फिर कृषि का व्यापार होता था, जो कपड़े होते थे बनते थे, और कृषि का व्यापार होता था। तो व्यापार में फ़ायदा होता था, मतलब व्यापार किया जाता था, कोई प्रोडक्ट नहीं बनता था। जैसे कि आज आप प्रोडक्ट देखेंगे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में गाड़ियाँ बनती हैं, कूलर, फ्रिज, एसी, ये सब चीज़ बनती हैं, तो ज़्यादातर इकोनॉमी इन सब पे अब डिपेंड है, कृषि पे उतना डिपेंड नहीं है। हमारी इकोनॉमी पे आप देखिएगा तो 16% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है कृषि का, सर्विस सेक्टर का लगभग 56% है और इंडस्ट्रियल सेक्टर का 27% है। तो अभी देख रहे हैं कृषि का कितना कम कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उस टाइम का जो इकोनॉमी होता था वो कृषि का ही कंट्रीब्यूशन लगभग समझिए 90% 80% होता था। और अब अरब वाले क्षेत्र में देखेंगे तो आज भी वो रेगिस्तान है और पहले भी रेगिस्तान था, तो वहाँ पे कुछ प्रोडक्शन होते नहीं। प्रोडक्शन नहीं होते तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर जीवन बिताना है तो या तो व्यापार करिए, और व्यापार करने में आपको शांति चाहिए, शांति से व्यापार कर सकते हैं, लेकिन आपको इस्लाम भी फैलाना है और व्यापार भी करना है, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। तो अब ये लोग टारगेट बनाते हैं इस्लाम भी फैलाओ और दूसरा है लूटो, क्योंकि अब व्यापार तो हो नहीं सकता है अच्छे से, क्योंकि लूटना है, अब आपको इस्लाम फैलाना है, तो जोर ज़बरदस्ती करिएगा तो फिर वहाँ पे नहीं होगा। तो ये दो मोटिव लेके आते हैं, लूटते भी हैं और फिर इस्लाम को भी वहाँ पे कन्वर्ट कराते हैं। और आज भी देखिए जो अरब कंट्री है तो उनका इकोनॉमी बिल्कुल ठप हो जाएगा। आज ऑयल निकल रहा है तो उनका इकोनॉमी चल रहा है, लेकिन ऑयल अगर आज समाप्त हो जाए तो समझिए उनकी इकोनॉमी जो है ये कोलैप्स कर जाएगी। तो पहले तो ऑयल नहीं निकलता था तो उनका मतलब जीवन बहुत मुश्किल भरा था। और भारत उस टाइम मतलब समझिए कि बहुत संपन्न था उस टाइम। कृषि यहाँ पे गंगा, यमुना, दोआब वाले, कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा, ये जो डेल्टा ये सब बनता था, वहाँ पे बहुत प्रोडक्शन होता था, तो इस वजह से भी ये आक्रमण करते हैं धन के चक्कर में। तो ये आपने समझ लिया। और दूसरा प्रभाव क्या होता है इसका? प्रभाव ज़्यादा कुछ नहीं होता है, प्रभाव मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा जब तुर्की आक्रमण होता है। तो इस्लाम प्रवेश होता है पहली बार यहाँ भारत में, ये एक प्रभाव में आता है। और दूसरा फिर आता है कि अब ये जो सिंध वाले इलाकों को जीते हैं तो यहाँ पे न्यायिक कार्य के लिए काजी को नियुक्त करते हैं और फिर ब्राह्मणों को उनके सपोर्ट के लिए भी रखते हैं, क्योंकि हिंदुओं पे पूरा तरह से तो मुस्लिम लॉ नहीं लग सकता था और उतना कन्वर्ट कराने में भी
ये सक्षम नहीं थे, फिर इनको जाना पड़ता है वहाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनसंख्या थी, उतना आप मरवाइए या फिर कन्वर्ट कराइए, वो जो कासिम था उसके लिए भी मुश्किल था। तो फिर ये ब्राह्मण उन्हीं के तहत शासन हिंदुओं के तहत चलाना शुरू करता है। और ये यहाँ पे मैंने बताया ब्राह्मणों की मदद से भी वहाँ पे लॉ जितने रूल थे वो व्यवस्था की गई। और पहली बार सिंध में अब जजिया कर लागू होता है, लेकिन ब्राह्मणों पे नहीं लागू होता है, क्योंकि ब्राह्मणों की मदद से ही आपको शासन वहाँ पे देखना है, जितने भी प्रशासनिक व्यवस्था है तो उन पे जजिया कर नहीं लगती है, लेकिन बाकी लोगों पे जजिया कर लगा दी जाती है। जजिया कर मतलब जो मुस्लिम नहीं है उस पर लगता है, तो फाइनेंशियली सेपरेट भी किया जाता है, इसके लिए भी जजिया कर लगाया जाता है। समझिए कि जजिया कर लगा दिया, अब समझिए जो लोग देने में सक्षम नहीं है तो इस्लाम में आ जाओ, इस्लाम में आ जाओ तो आपको जजिया कर नहीं देना पड़ेगा, ये भी होती है। और ये बोलते हैं मतलब मुस्लिम लोग की प्रोटेक्शन दिया जाता है, तो इस्लामिक सैनिक द्वारा तो जजिया कर लगाई जाती है, लेकिन रीजन ये भी है, आप समझिए। और फिर और अरब जो होते हैं तो ये भारतीय ज्योतिष विज्ञान चिकित्सा सभी चीज़ों का इनसे संपर्क होता है, और फिर ये ले जाते हैं पूरे अरब वाले क्षेत्र में। अरब वाले से माना जाता है ऐसा कि फिर वो जाता है यूरोप में, और यूरोप में ऐसा माना जाता है कि पुनर्जागरण शुरू होता है, तो कुछ यहाँ से भी कंट्रीब्यूशन हुआ है। और फिर यहाँ पता ये भी चलती है कि राजपूत यहाँ पे फ्रंट नहीं क्रिएट कर पाते हैं, तो राजा दाहिर जो रहता है उसकी मदद करनी चाहिए थी, जो पिछले शासक थे। मतलब आगे वाले में तो ये था दाहिर, पीछे वाले में गुर्जर प्रतिहार थे, वहाँ पे हिंदू शाही भी वंश थी, तो इन लोगों को मिलकर मदद करनी चाहिए थी, लेकिन ये मदद नहीं करते हैं। और नीचे चालुक्य का शासन काल था, तो ये लोग मदद नहीं करते हैं, लेकिन बाद में इनको फिर पे करना पड़ेगा, जब मैं बताऊंगा उसमें टर्की आक्रमण होगा। और ये जो राजपूतों का है बात, तो ये बहुत अच्छे से डिस्कस होगी आगे वाले लेक्चर में। और अगला फिर आगे जो प्रभाव होता है ये होता है कि इनको धन दौलत बहुत ज़्यादा मिलती है, धन दौलत मिलती है तो आक्रमण का सिलसिला जारी हो जाएगा। सोचेंगे कि ये सिंध वाले इलाकों को जीत के इतना ज़्यादा पैसा इनको मिल जाता है कि ये सोचते हैं कि अगर हम पूरे भारत में मतलब कि भीतर बढ़े तो कितना ज़्यादा पैसा मिलेगा, और वही सिलसिला आगे बढ़ते चला जाएगा, और फिर तुर्की बार बार इन्वेड करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। और फिर जो रहता है संपर्क होता है तो ऊँट पालन का प्रथा हमारे यहाँ आता है, फिर खजूर की खेती का प्रथा आता है, क्योंकि खजूर आप देखिएगा तो वो रेगिस्तानी इलाकों में ही उपजता है, तो फिर वहाँ से खजूर भी हम लोग उपजाना सीखते हैं, मतलब खेती ऊँट पालन की व्यवस्था आती है। और दूसरा है कि सिंध को वो लोग हिंद कहते थे, और यहीं से हमें हिंदुस्तान नाम मिला ऐसा माना जाता है। तो ये चीज़ें हुई, तो ये मैंने आपको बता दिया। अरब आक्रमण के बारे में प्रभाव भी बताया, और कारण क्या था कि आक्रमण हुआ, और 2 फेज में होगा, तो ये मैंने आपको बताया है अरबी आक्रमण। और दूसरे फेज में हम देखेंगे अगले वीडियो में ये तुर्की आक्रमण, और इसमें बहुत कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कैसे गजनबी साम्राज्य स्थापित होता है। और 17-12 आक्रमण जो मोहम्मद गजनी करेगा वो भी मैं बताऊंगा, और उसके बाद मोहम्मद गोरी के बारे में देखेंगे, और तुर्की आक्रमण का फिर प्रभाव क्या होता है ये भी हम जानें। और कारण यही रहेगा, यही कारण रहेगा इस्लाम धर्म को फैलाना, पैसे की जरूरत, इन सब को लेके फिर आक्रमण होगा, ये मैं बताऊंगा। और डिक्लाइन ऑफ राजपूत हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तो ये लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। इस्लाम धर्म को हमने देख लिया, और प्लेलिस्ट के बारे में जानकारी ले ली, और जो अरबी आक्रमण हुआ है वो देख लिया, और कौन कौन से शासक चल रहे थे ये देख लिया। और अगली जो वीडियो हम देखेंगे तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि फिर राजपूत टूटते हैं, जो गुर्जर प्रतिहार, तो यहाँ पे देखिएगा चौहान चलते हैं, तोमर दिल्ली वाले इलाकों में चंडेल चलते हैं, गढ़वाल चलते हैं, प्रतिहार चलते हैं, परमार चलते हैं, कलचूड़ी, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और ये यहाँ पे गजनबी साम्राज्य रहता है, तो ये भी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, तो मैप जानना आपके लिए जरूरी होगा। तो ये लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाऊंगा तुर्की इन्वेजन के बारे में हम देखेंगे इसमें, और जल्दी जल्दी हम कंप्लीट करेंगे, फिर दिल्ली सल्तनत में आने का हम उसके बाद हमारा दिल्ली सल्तनत शुरू होगा। ओके गाइस, थैंक यू। और आप लोग कृपया इसको सीक्वेंस से देखते हैं।